हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो मेरी कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए है जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं। वो छात्र जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि हम लोग इस वीडियो को या ये जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है विनिमय विपत्र की स्वीकृति, ये किस संबंध में है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर थी। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। उसके बाद क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया था चेक, मतलब बैंक चेक। दूसरी जो हेडिंग हमारी चल रही थी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में वो था बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब विनिमय विपत्र। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, विनिमय विपत्र कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। इसके संबंध में 2 वीडियो आप लोगों से साझा हो चुकी हैं। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको इसमें लिखे गए टॉपिक्स हेडिंग को आसानी से समझाया जा सके। तो चलिए आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है विनिमय विपत्र की स्वीकृति। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से उस बिल ऑफ एक्सचेंज के एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो बायर होता है और एक क्या होता है, सेलर होता है। सेलर ने कोई सामान इसको बेचा, यहां लिख सकते हैं गुड्स सेल कर दिया। बायर ने इसको पैसे नहीं दिए, उधार सामान दे दिया सेलर ने। तो इन दोनों के बीच में क्या लिखा गया, इन दोनों के बीच में लिखा गया बिल ऑफ एक्सचेंज। चूंकि दुकानदार ने ग्राहक को सामान उधार दिया था तो दुकानदार अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने पैसे की सुरक्षा के लिए, बैड डेट ना हो पैसा उसका, उसके लिए क्या लिख लिया इसने, बिल ऑफ एक्सचेंज लिख लिया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है, दुकानदार लिखता है जो सामान को बेच रहा है। लेखक लिखेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को और उसकी लिखने के बाद उसे कहां भेज देगा, उसे भेज देगा बायर के पास। किसके लिए, स्वीकृति के लिए। स्वीकृति के लिए मतलब जो सामान मैं दे रहा हूं और ये पैसा आप मुझे कुछ दिन के बाद देंगे, तो उसमें वो कंडीशन लिख दी जाती है कि 90 दिन के बाद आप मुझे ये भुगतान करेंगे। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये कहां चला गया, सीधा ये बायर के पास चला गया। बायर के पास जाने के बाद क्या होगा कि ये उसे स्वीकार करेगा। तो ये आज की जो वीडियो है या जो आज ये जो हेडिंग आप लोगों के सामने लिखी हुई है ये किसके ऊपर है, पूर्ण रूप से ये बायर के ऊपर है। क्योंकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज लेखक ने लिखा है, लेखक ने लिखने के बाद उसे किसके पास भेज दिया, बायर के पास, कि भाई आपको ये स्वीकार है जो इसमें बातें लिखी हुई हैं। तो अब लेखक उसे स्वीकार कर रहा है। तो ये हेडिंग, ये वीडियो विनिमय विपत्र की स्वीकृति, कि वो स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ, किस किस कंडीशन में स्वीकार होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंडीशन क्या क्या होंगी कि जब लेखक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके कहां पहुंचेगा, बायर के पास पहुंचेगा या किसी तरीके से उसे पहुंचाएगा। तो सबसे पहले जो कंडीशन होगी, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो स्वीकृति होगी वो कैसी होगी, लिखित स्वीकृति होगी। लिखित स्वीकृति का क्या मतलब होता है, लिखित स्वीकृति का मतलब यह है कि लेखक जो है यदि बिल ऑफ एक्सचेंज को स्वीकार कर रहा है तो पहले क्या लिखेगा, पहले लिखेगा स्वीकृत। पहले क्या लिखेगा कि हां मुझे ये स्वीकृत है, ध्यान रखा गया। तो ये जो स्वीकृत शब्द है ये जरूर लिखना पड़ेगा। केवल साइन से काम नहीं चलेगा, केवल हस्ताक्षर से काम नहीं चलेगा। उसको ये वाला जो शब्द है वो कैसा होना चाहिए, स्वीकृत, उसके पास ये लिखित में होना चाहिए। आप लोग इन हेडिंगों को आसानी से अपने पास नोट कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। लिखित स्वीकृति अगर होती है तो लिखित स्वीकृति से क्या होता है कि यदि दुकानदार और ग्राहक के बीच में भविष्य में कोई समस्या आती है तो वो वाद योग्य होती है, वो केस करने के योग्य होती है और पेमेंट की जो वसूली है वो आसानी से हो जाएगी। दूसरा है स्वीकृत शब्द। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वीकृत शब्द आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखना ही पड़ेगा। जब दुकानदार ने ग्राहक को बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दिया कि भाई आप इसे पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसको स्वीकार कर लीजिए, इस पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए, तो सिग्नेचर कब होंगे,
जब वो उस कंडीशन को पढ़ लेगा और पढ़ने के बाद में वहां पे अपने साइन करेगा। केवल साइन करने से काम नहीं चलेगा, वहां पे स्वीकृत शब्द भी लिखना बहुत ही जरूरी है कि वो मतलब बोलेगा स्वीकृत और उसके बाद में अपना एग्जाम्पल दे देगा। देन इसके बाद है हेडिंग है हस्ताक्षर। तो यह हस्ताक्षर जो है किसके होंगे, स्वीकृत शब्द लिखने के बाद अगर कोई व्यक्ति राम है तो वो अपने कुछ सिग्नेचर इस तरीके से कर देगा कि हाँ मुझे स्वीकार है, और उसने अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर दिए। तो सिग्नेचर होने के बाद ही वो वैलिड होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, वैलिड होगा, वैध होगा। समझिएगा आगे। अगली हेडिंग है बेटा देनदार के द्वारा स्वीकृत। अब यहां हम केवल बायर की बात कर रहे हैं, ग्राहक ने तो स्वीकार कर ही लिया, लेकिन जिसने वो लिखा है, जो दुकानदार है जो उसे लिख रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को, उसके द्वारा भी उस पर सिग्नेचर होने चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज पर, इवन उसके द्वारा भी वो स्वीकार होना चाहिए। दोनों पार्टी के सिग्नेचर कंपलसरी। विपत्र की सुपुर्दगी। सुपुर्दगी का क्या मतलब है, जब दुकानदार ने बिल ऑफ एक्सचेंज ग्राहक को भेज दिया कि आप इसे पढ़कर और इस पे साइन कर दीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए, फिर वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वापस किसके पास आ जाता है, दुकानदार के पास आ जाता है। एज अ सिक्योरिटी वो उसके पास रखा रहता है। तो यहाँ ये कुछ कंडीशंस हैं, और इन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए क्या बातें बताई गई, कुछ कंडीशन बताई गई। एक तो स्वीकृति कैसी होगी, लिखित तो होगी, स्वीकृत शब्द उसमें लिखना होगा, हस्ताक्षर होने चाहिए ग्राहक के, देनदार के द्वारा स्वीकृत, जो सेलर है जो दुकानदार है उसके द्वारा भी स्वीकृत होना चाहिए, और विपत्र की क्या होनी चाहिए, सुपुर्दगी होनी चाहिए। इन हेडिंगों को आप लोग नोट कर सकते हैं आसानी से। ये हमने मिटा दिया है। अगली जो हेडिंग है हम उन्हें पढ़ लेते हैं, प्रकार या भेद, कि भाई स्वीकारिता के क्या क्या भेद है, एक्सेप्टेंस कितने प्रकार से हो सकती है। अब एक्सेप्टेंस या स्वीकारता किसके द्वारा हो रही है, स्वीकारिता द्वारा हो रही है बायर के, ग्राहक के। कि भाई मैं यहां लिख देता हूं, फिर भी ध्यान से देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। राम है, राम कौन है, राम है, यहां लिख देते हैं राम दुकानदार है, दुकान खोल के बैठा है, सामान बेच रहा है, या कह सकते हैं सेलर है। और एक ग्राहक आया इसके पास श्याम नाम का, ये कौन है, इसे लिख सकते हैं स्वीकार करता, जो उसे स्वीकार कर रहा है, स्वीकार करता लिख सकते हैं। ये बायर है जो सामान खरीद रहा है। समझ में आ ही गया होगा। अब राम ने बिल ऑफ एक्सचेंज किसको भेजा, श्याम को भेजा। बिल ऑफ एक्सचेंज किसको भेजा, श्याम को भेजा। अब ये श्याम उसमें लिखी हुई बातों को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, श्याम के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ कौन कौन सी बातें बताई जाएंगी, दो प्रकार से स्वीकार होगा, एक तो सामान्य रूप से और दूसरा है विशेष रूप से, जनरल एक्सेप्टेंस और स्पेशल एक्सेप्टेंस। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सामान्य स्वीकारिता किसे कहते हैं, सामान्यतः स्वीकारिता कहते हैं जब ग्राहक और कस्टमर के बीच, ग्राहक और दुकानदार के बीच बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है, तो ग्राहक उसमें लिखी गई चीजों को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसे क्या करेगा, स्वीकार करेगा। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो यहां श्याम के पास जब बिल ऑफ एक्सचेंज पहुंचा, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या शब्द लिखेगा, हम केवल इसके सिग्नेचर वाली बात ही ले लेते हैं। तो नॉर्मली ये क्या लिख देगा यहां, स्वीकृत, क्या लिख देगा, स्वीकृत, कि इसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, स्वीकृत है। और यहां डेट लिख देगा, अपना नाम, और क्या लिख देगा, यहां पे सिग्नेचर भी कर देगा। स्वीकृत होना बहुत ही जरूरी है। और कब स्वीकृत हुआ, जिस दिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, या एक या दो दिन आगे पीछे, लेकिन जिस दिन उसने ये बिल स्वीकार किया उस दिन की डेट उसे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सामान्य स्वीकारिता कहते हैं, जिसमें दुकानदार जो है बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने के बाद उसे कहां भेज देता है, ग्राहक के पास, कि इसमें लिखी गई बात को पढ़ लीजिए और इसे क्या कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मैं इन बातों को एक्सेप्ट करता हूं, और जितने दिन इसमें लिखे गए हैं उतने दिन के बाद मैं आपको भुगतान कर दूंगा। ये बात साबित होती है। अगली जो हेडिंग है वो अगली हेडिंग है विशेष। विशेष क्या कहती है कि ऐसी स्वीकारिता जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई कंडीशन
होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी परिभाषा ही यही बताती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज शर्त रहित होता है। ध्यान रखिएगा, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें। लेकिन फिर भी दुकानदार और खरीददार जो ग्राहक है उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन है, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, तो उसमें कुछ बातें लिखी जा सकती हैं, कुछ वहां पे विशेष रूप से जो शर्तें हैं वो जोड़ दी जाती हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? पहला है स्थानीय। स्थानीय का क्या मतलब हो सकता है कि इस प्रकार की स्वीकार्यता बायर के द्वारा ग्राहक के द्वारा विशेष रूप से होती है कि भाई पेमेंट जहां मैं चाहूंगा वहां देनी होगी। तो ये स्थान लिख देगा। स्थान में क्या है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। स्थान में क्या लिख देगा? देना बैंक। क्या लिख देगा? देना बैंक मेरठ, मेरठ में भुगतान। कुछ इस तरीके से बातें लिख देगा। तो मतलब वो वहां पे क्या लगा देगा? वो वहां पे कंडीशंस लगा देगा। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को यहां पे। कुछ समस्या आ गई थी, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो स्थानीय वाले स्वीकृति के बारे में मैं बता रहा था कि जो बायर है वो उसमें अलग से लिख देगा कि स्वीकृत। स्वीकृत तो शब्द उसको लिखना ही पड़ेगा, आवश्यक है, साइन भी करने पड़ेंगे, लेकिन वहां पे वो क्या लिख देगा? देना बैंक मेरठ में भुगतान। वो विशेष रूप से वहां पे एक शर्त लगा देगा कि इसका जो भुगतान हम लोग करेंगे वो कहां करेंगे? देना बैंक मेरठ में ही करेंगे। इस बात को ध्यान से रखेंगे। फिर अपने वहां पे वो साइन भी कर देगा। अगली जो हेडिंग है वो है आंशिक। आंशिक स्वीकृति कैसे होगी? आंशिक का मतलब यहाँ पे पार्शियल है। तो पार्शियल में क्या होगा? ये तो एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकता हूं। ये किसका हो सकता है? ये स्थानीय का हो सकता है। दूसरा है आंशिक। आंशिक क्या होगा? आंशिक का मतलब है पार्शियल। तो पार्शियल में जब वो स्वीकार करेगा तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को स्वीकार करते हुए वो वहां पे कुछ कंडीशन लगा सकता है। 8,000 रुपए में से यहां पे मात्र लिख सकते हैं, मात्र 6,000 का क्या? भुगतान, पार्शियल, कुछ पेमेंट। तो आंशिक के मतलब 8,000 रुपए में से मात्र 6,000 का भुगतान, तब वो उसे स्वीकार करेगा। बायर ने वहां पे कंडीशन लगा दी छोटी सी कि भुगतान तो मैं करूंगा, लेकिन आंशिक रूप से करूंगा कि 8,000 रुपए में से मात्र 6,000 का भुगतान करूंगा। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर या 90 दिन में भुगतान करें। तो भुगतान में जब वो एक्सेप्ट करेगा तो क्या लिखेगा? 8,000 रुपए में से मात्र 6,000 रुपए का भुगतान। इस प्रकार की अगली हेडिंग है बेटा समय युक्त। समय युक्त का क्या मतलब है कि वहां पे जो कंडीशन लगी होगी वो कैसी लगी होगी? वो समय से संबंधित होगी। समय के स्थान पे, जैसे मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में साफ साफ लिखा रहता है कि उपरोक्त तिथि से 90 दिन के अंदर भुगतान करें, लेकिन 90 दिन का मतलब है 3 महीने। तो अब समय युक्त का क्या मतलब है कि बायर जो है उसे स्वीकार तो करेगा, लेकिन स्वीकार कैसे करेगा? यहां पे लिख देते हैं, समय वाली बात लिख देते हैं। तो समय में क्या लिख देगा? जब वो स्वीकार करेगा तो कंडीशन क्या लगाएगा? 2 माह के स्थान पर 2 माह के स्थान पर 4 माह पर क्या? 4 माह पर क्या करेगा? वो भुगतान करेगा। इस बात को आप लिखते रहिए साथ साथ। 4 माह पर क्या करेगा? वो भुगतान करेगा। इस प्रकार कंडीशन लगा दी जाएगी। उसके बाद है शर्त रहित या शर्त युक्त। शर्त युक्त का मतलब है कि एक अलग से शर्त कंडीशन लगा दी गई। वहां पे कौन सी कंडीशन लगा दी गई शर्त में? इसमें लिख देते हैं, यहां पे भी शर्त में भी लिख सकते हैं। ऋण प्राप्त होने पर, लोन प्राप्त होने पर भुगतान। ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि यही वाली कंडीशन लगाई जाएगी, इनके अलावा भी वो स्वीकार करते समय अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दुकानदार और जो ग्राहक है उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ बातें उसमें लिख सकता है। उसके बाद है किस्त युक्त। किस्त का मतलब तो आप जानते हैं ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में जो है वो पेमेंट कर सकता है। तो किस्त युक्त में क्या कर सकता है? वो यहां पे लिख सकते हैं, किस्त के हिसाब से क्या करेगा? यहां से लिखेगा प्रत्येक माह
6 किस्तों में, प्रत्येक माह 6 किस्तों में, प्रत्येक माह 6 किस्तों में भुगतान। ये हम लोग जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, इससे थोड़ा सा मेरे जो बोल है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो किस्त युक्त जो एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकार्यता है, उसमें क्या लिखेगा वो कि प्रत्येक माह 6 किस्तों में भुगतान। तो लगभग हर महीने वो किस्त देगा, कितने दिन तक, 6 महीने तक देगा और वो भुगतान करेगा। किस्त युक्त खत्म हो गया। उसके बाद है सीमित देनदार। सीमित देनदार में से ये है कि जो देनदार है, मान लीजिए उनकी संख्या 8 है, 8 लोग मिलकर क्या दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन 8 में से पेमेंट कितने ने दी है, 4 आदमियों ने दी है, तो उसे कहेंगे हम सीमित देनदार। जो देनदार हैं, जो पेमेंट करने वाले हैं, वो कम लोगों ने पेमेंट करी है, सबने नहीं करी, तो उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, सीमित देनदार कह सकते हैं। ये प्रकार है किसके, स्वीकृति के। प्रकार 2 प्रकार के थे, सामान्य एक्सेप्टेंस और दूसरा था विशेष एक्सेप्टेंस। ध्यान से समझिएगा। अब जो अगली हेडिंग है, वो अगली हेडिंग हमें क्या बता रही है, इसे मिटा लेते हैं। अगली हेडिंग थोड़ा सा समझने योग्य है कि अगर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, कोई दुकानदार है, उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ है, उसने किसी ग्राहक के साथ वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि राम यहां पे क्या है, राम यहां पे बायर है, खरीदने वाला है, भुगतान करेगा। यहां लिख देते हैं भुगतान करता, भुगतान करता, या लिख देते हैं पेई, जो पे करेगा। श्याम, SHYAM, श्याम कौन है, श्याम है सेलर, मतलब ये प्राप्त करेगा, प्राप्त करता है, या रिसीवेबल, रिसीव करने वाला। अब इन दोनों के बीच में क्या लिखा गया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया। इन दोनों के बीच में क्या लिखा गया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है श्याम के पास, श्याम के पास रखा हुआ है। और इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो कितने दिन का हुआ था, 90 दिन का हुआ था। कितने दिन का हुआ, 90 दिन के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया। तो ये जो इनके जो यूज हैं, ये रखा हुआ है इसके पास, ध्यान से समझिएगा। ये चेक नहीं है, चेक तो डेट पे ही जाएंगे, पेमेंट ले सकते हैं आप आसानी से, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का, क्योंकि वो वैज्ञानिक है, उस पर डाक टिकट लगा हुआ है या फिर वो स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है। अब इसको बीच में जब लगभग 1 महीना हो गया, लगभग 30 दिन हो गए बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखे हुए, तो 30 दिन के बाद इसको पैसे की जरूरत हुई, शाम को पैसे की जरूरत हुई। अब चूंकि 90 दिन से पहले तो ये पैसे मांग नहीं सकता, क्योंकि जो डेट है, डेट से पहले पैसे शाम जो है राम से नहीं मांग सकता। तो इसके लिए शाम क्या करेगा, पहली जो हेडिंग है बैंक से धनराशि प्राप्त करना, तो इसके लिए क्या काम करेगा, शाम को पैसे की जो जरूरत थी वो कहां जाएगा, वो जाएगा बैंक के पास, और बैंक से ये बोलेगा कि भैया मुझे पैसे की आवश्यकता है, आप मुझे ये पैसे 2 महीने के लिए दे दीजिए। आप मुझे ये पैसे कितने दिन के लिए दे दीजिए, 2 महीने के लिए, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, पैसे दे दीजिए। तो बैंक क्या कहेगा कि हम आपको पैसे क्यों दें, या तो आप हमारे पास कोई सिक्योरिटी के लिए सामान रखिए। तो अब सिक्योरिटी के लिए, गिरवी रखने के लिए श्याम के पास क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो श्याम उस बिल ऑफ एक्सचेंज को कहां रख देगा, बैंक के पास रख देगा एज अ सिक्योरिटी, और बैंक उसे श्याम को क्या दे देगी, पैसे दे देगी। यदि श्याम जो है मैच्योरिटी से पहले बैंक को पैसे नहीं देता तो क्या होगा, तो बैंक क्या काम करेगा, जो उसके पास गिरवी रखा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज, उस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट है वो किससे वसूल कर लेगा, वो राम से वसूल कर लेगा। किससे वसूल कर लेगा, राम से वसूल कर लेगा, क्योंकि यहां इसके द्वारा सिग्नेचर करा लिए गए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं कि श्याम ने ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स टू बैंक, तो बैंक ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रख लिया और उसके बदले पेमेंट किसको दे दी, श्याम को दे दी। इसके संबंध में जो है बैंक अपने कुछ चार्जेस या कुछ ब्याज जरूर काटेगा और श्याम को क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो पहली हेडिंग जो इसके उपयोग में है कि यदि बैंक से धनराशि प्राप्त करनी है तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज का उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से रखेंगे। उसके बाद है रुपए की वसूली के लिए विपत्र। रुपए की वसूली के लिए विपत्र मतलब
श्याम के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है। श्याम क्या चाहता है कि मैं पैसे डायरेक्ट ना लूं, मैं ये भुगतान किसके द्वारा प्राप्त करूं, बैंक के द्वारा प्राप्त करूं। तो श्याम जो है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने बैंक में जाकर जमा कर देगा, बोलेगा कि मैच्योरिटी डेट पर या जिस दिन मैच्योरिटी डेट हो उसी दिन जाके बैंक में जमा कर दे कि इसकी जो पेमेंट है वो किससे वसूल ली जाए, वो राम से वसूल ली जाए। तो बैंक कुछ अपना चार्जेस और कुछ इंटरेस्ट या जो भी उसका कमीशन वगैरह है उसे काट लेगा और बैंक जो है उस उतने रुपए की वसूली जितने किस पर लिखे हुए हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज पर लिखे हुए हैं, उतने पैसे किससे वसूल कर लेगा, राम से वसूल कर लेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। अगली जो हेडिंग है वो है भुगतान की गारंटी के रूप में। भुगतान की गारंटी के रूप में, अच्छा ये जो श्याम है ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों लिखा जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज इसलिए लिखा जाता है जिससे जो बेचने वाला है, जो दुकानदार है, उसको वो श्योर हो जाए कि हाँ मुझे इतने दिन के बाद ये पेमेंट मिल जाएगी, ये पैसा मेरा मरेगा नहीं। मरने वाले पैसे को बैड डेट कहते हैं। तो वो जो बैड डेट है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, अब तो ये पैसे मुझे मिल ही जाएंगे। और अगर राम ने पैसे नहीं दिए तो ये उसकी वसूली उसके ऊपर केस कर या किसी भी तरीके से प्राप्त कर सकता है। अगली जो हेडिंग है वो है बेचान करना। इसे बेचान करना कह सकते हैं और इंग्लिश में इस शब्द को क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट कहते हैं। इसको समझिएगा। इसके बारे में एक हेडिंग हम लोग एक वीडियो जो है आप लोगों से साझा कर चुके हैं, देखिएगा उस वीडियो को। एंडोर्समेंट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। एंडोर्समेंट क्या है? तो यहां बेचान करने का मतलब है कि श्याम जो है, अब श्याम को पैसे की जरूरत पड़ी थी। पहली हेडिंग यहां जो मैंने बताई थी कि वो बैंक के पास गया और बैंक से पैसे ले लिए और उसको क्या जमा कर दिया, गिरवी क्या रख दिया उसके पास गारंटी के रूप में, बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अगर श्याम बैंक के पास ना जाए पैसे के लिए, अब पैसे की जरूरत श्याम को क्यों थी? या तो उसे किसी को पेमेंट करनी थी, श्याम को किसी को पेमेंट करनी थी, इसलिए वो बैंक से पैसे लेने के लिए गया। तो श्याम बैंक नहीं गया। श्याम ने क्या काम किया कि जिसको पेमेंट देनी थी, श्याम को पेमेंट देनी थी, मान लीजिए राहुल को पेमेंट देनी थी। ध्यान से देखेंगे शाम को, तो शाम पहले इससे पेमेंट लेगा तभी तो देगा, और इसका तो टाइम अभी हुआ ही नहीं है पेमेंट का। तो शाम क्या काम करेगा कि पेमेंट के रूप में वही बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दे देगा? राहुल को दे देगा। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या करना? बेचान करना या एंडोर्समेंट करना। वो एंडोर्समेंट यहां हो सकता है। एंडोर्समेंट राहुल भी किसी और को कर सकता है, अंकित को कर सकता है, अंकित भी किसी और को कर सकता है, सचिन को कर सकता है। तो इस प्रकार ये एंडोर्समेंट कितनी बार भी हो सकता है। कब तक हो सकता है? जब तक उसकी एंडोर्समेंट की जो डेट है, जो मैच्योरिटी डेट है, वो पूरी नहीं हो जाती, उससे पहले वो एंडोर्समेंट कितनी बार भी कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट या बेचान करना। तो उपयोग में आता है ये सब चीजें। तो हेडिंग जो थी वो थी विनिमय विपत्र की स्वीकृति। इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ जो साझा की है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हेडिंग, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दें। मेरे द्वारा बताई गई जो भी बातें हैं, जो आप लोगों से मैं साझा कर रहा हूं, वो सारी बातें बेसिक चीजें होती हैं, डिटेल में नहीं है, जिससे वीडियो बड़ी ना हो। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है और मैं उसके द्वारा जो क्वेश्चन है, जो पूछे जाएंगे, हेडिंग वगैरह, वो जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।